हेलो बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमारी जो पिछली वीडियो थी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था। अब देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट द इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। अब आप सोच रहे होंगे कि मास तो होता है एक तरह से मीजर ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि कोई भी मटेरियल बॉडी है किसी भी फेज में एग्जिस्ट करती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, गैसियस फेज में हो, तो उसका जो मास है वो हमको ये बताता है कि उसमें मैटर कितना कंटेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मास। तो मास का तो सिर्फ एक ही मतलब होना चाहिए, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को दो पर्सपेक्टिव, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। In mechanics, mass can be defined as inertial mass and mass can also be defined in terms of gravitational mass. देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों तरह से अगर हम मास को डिफाइन करते हैं, इन दोनों पर्सपेक्टिव में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, इनर्शियल मास को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल मास को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनर्शियल मास की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मास इज मेजर ऑफ मैटर कंटेंट इन ए मटेरियल बॉडी। किसी भी मटेरियल बॉडी में उसका जो मास है एक्चुअली वो उसमें मैटर कंटेंट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, इनर्शिया, है ना। और इनर्शिया में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच they resist any change in their state of rest or state of uniform motion. Material bodies की एबिलिटी, मतलब इनएबिलिटी होती है, एक तरह से ड्रॉबैक है उनका, है ना, कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को खुद से चेंज नहीं कर सकते, और एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू ब्रिंग एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज भी करेंगे ना, तो दे अपोज, दे रेजिस्ट दैट चेंज। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे टेंड्स टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी, मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास कम होता है, ऑब्जर्व ये किया जाता है उनमें इनर्शिया कम होता है, दे हैव लेस अमाउंट ऑफ इनर्शिया। और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया ज्यादा होता है, दे रेजिस्ट मोर ना। और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो उतना रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाते टू द चेंज इन देयर स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हैवी ऑब्जेक्ट्स ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था एक्चुअली द इनर्शिया, द मेजर ऑफ इनर्शिया, हाउ मच इनर्शिया इज पोजेस्ड बाय मटेरियल बॉडी। द मेजर ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली मास। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वही उसके इनर्शिया का मेजर है। मास जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा, उतनी लार्ज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो वही अगर उस पर्सपेक्टिव में हम मास को डिफाइन करते हैं, मतलब इनर्शिया को ध्यान में रखते हुए इनर्शिया के पर्सपेक्टिव से हम मास को डिफाइन करते हैं, तो वो मास कहलाता है ऑब्जेक्ट का इनर्शियल मास। कहने का मतलब, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास mi है, इज मूविंग with acceleration a under the effect of a force F.
देखिए अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें इसके लिए, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या mi इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है हमारी mi, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एक्सेलरेशन ना, ये क्वांटिटी कहलाती है इनर्शियल मास। दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज इनर्शियल मास। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि अगर a1 है, लेट अस से द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस टू बी 1 मींस यूनिट एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं कि mi विल बी इक्वल टू f। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इनर्शियल मास को इस इक्वेशन से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शियल मास इज द फोर्स रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, और इनर्शियल मास इज इक्वल टू द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट का इनर्शियल मास कितना होता है, जितनी फोर्स हमको रिक्वायर्ड होगी उसमें यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनर्शियल मास। तो ये इस तरह से इनर्शियल मास को हम डिफाइन करते हैं, और ये मास एक्चुअली दिस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मटेरियल बॉडी। ये mi की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मींस उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, मींस वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है मतलब वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है to the change in its state of rest or uniform motion, means it possesses more inertia. So this mi is actually the measure of inertia of a material object. तो इस मास को हम कहते हैं mi is known as the inertial mass। ये mi जो है ये inertial mass कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ग्रेविटेशन मास की। ग्रेविटेशन मास क्या होता है? तो ग्रेविटेशन मास होता है एक तरह से मास ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट फील्स अ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अदर मास। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पर रखा है, इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है, अर्थ का मास मान लीजिए कैपिटल M है, और अर्थ का रेडियस जो है वो r है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय दिस अर्थ ऑन द स्मॉल मास m विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m, इसको mg लीजिए ग्रेविटेशनल मास, mg अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं m इंटू कैपिटल G को लिख सकता हूं फोर्स अपॉन G इंटू कैपिटल M बाय r स्क्वायर, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे हम कि यही जो क्वांटिटी है Gm अपॉन r स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं I। ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो बेसिकली मैं इस mg को लिख सकता हूं F डिवाइडेड बाय I ना, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस रेशियो इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल मास। तो gravitational mass is the gravitational force that will be exerted on a mass by unit gravitational field। मतलब अगर हम I को 1 ले लें, ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो 1 यूनिट है, तो जो ग्रेविटेशनल मास आएगा mg वो F के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर एक मास, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो 1 यूनिट है, तो यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड से जो फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट पर वो उसके ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगी। आनी बात समझ में? जो ग्रेविटेशनल फील्ड से, यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगा।
अब देखिए दोनों ही प्रॉपर्टीज, इनर्शिया भी और ग्रेविटेशन भी, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू मास ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो यहां पे मास को हम एक तो इनर्शिया के पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास को एक तो हम इनर्शिया के पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर रहे हैं, एक हम ग्रेविटेशनल फोर्स के पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर इनर्शिया के पर्सपेक्टिव से हम डिफाइन करें तो मास आएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू दी फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। और वहीं अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें मास को, तो यूनिट इंटेंसिटी के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो फोर्स एक्सर्ट होगी ऑब्जेक्ट पर, वो उसका ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। ठीक है, मास दोनों, मास जनरली हम जानते हैं वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही रिप्रेजेंट करता है। बस हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास को, उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं। एक बार उसके इनर्शिया को ध्यान में रखकर, एक बार ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक डेफिनेशन है ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में? अब देखिए अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी सिमिलैरिटी, इनके डिफरेंसेस अगर हम लोग डिस्कस करें, देखिए मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टीज अबाउट इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, तो देखिए इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों ही they represent the quantity of matter contained in object। ये भी और ये भी दोनों ही क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है ऑब्जेक्ट में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। The same property is gravitational mass। हालांकि दोनों को डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है, बट बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी रिप्रेजेंट करता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ये भी रिप्रेजेंट करता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। हालांकि दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इनर्शियल मास जो है एक ऑब्जेक्ट का, जो इनर्शियल मास है वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है। ये मैंने आपको बताया था कि मास डिपेंड्स ऑन मोशन, और ये रिलेशन भी मैंने आपको बताया था कि m इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होता है। कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास ऐसे फ्रेम से मेजर करें जिस फ्रेम से हमको ऑब्जेक्ट रेस्ट में अपीयर हो, तो मान लो अगर उसका मास m0 है, तो उसी ऑब्जेक्ट का मास किसी ऐसे फ्रेम से देखने पर जिस फ्रेम से वो मूविंग अपीयर हो, तो वो मास सेम नहीं आएगा। वो मास आएगा मूविंग फ्रेम से जो मास अपीयर होगा वो m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर आएगा, जहां पर v उस मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड है जिसका हम मास मेजर कर रहे हैं, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करने पर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है, इनर्शियल मास, वो डिफरेंट अपीयर होगा, है ना। ये रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट होता है। अलग अलग फ्रेम्स के रिलेटिव मास एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग अपीयर होगा। द सेम is applicable for gravitational mass। Gravitational mass also varies relativistically, है ना। अच्छा, यहां पे ये जो v/c रेशियो है, अगर ये बहुत छोटा है
1 से, तो हम इसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस कहते हैं। और अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो इसको हम इग्नोर करके m इज इक्वल टू m नॉट लिख लेते हैं। तो हम लोग जनरली जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जो मैकेनिक्स पढ़ी है जहां पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए मास हालांकि वेरी तो उनका भी करता है, लेकिन वेरिएशन जो होगा वो बहुत कम होगा, तो हम लगभग मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन जब ये स्पीड v/c कंपैरेबल टू 1 होगा ना, ये 1 से बहुत छोटा नहीं होगा, कंपैरेबल टू 1 होगा, फिर मास के वेरिएशन को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वो जो पार्ट है मैकेनिक्स का, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इनर्शियल मास की एक प्रॉपर्टी है कि इनर्शियल मास डज नॉट डिपेंड्स और डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए अगर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के आसपास में और भी मटेरियल ऑब्जेक्ट रखे हैं, इट इज सराउंडेड बाय सर्टेन अदर मटेरियल बॉडीज, then its inertial mass will not at all be affected by the presence of other material bodies। मतलब उसका जो inertial mass है उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके आसपास में और भी मटेरियल बॉडीज प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? इनर्शियल मास पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए आपने एक स्फीयर रख रखा है, उसके आसपास में 4 स्फीयर और रख दिए, तो उनकी प्रेजेंस से इसका इनर्शियल मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनर्शियल मास विल रिमेन अनइफेक्टेड। लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल मास जो है ये डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल मास डिपेंड्स ऑन presence of other material bodies। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक गिवन मटेरियल बॉडी कौन कौन से मासेस से सराउंडेड है। इंडिपेंडेंटली रखी है कहीं पर, या उसके आसपास में और भी कुछ मासेस प्रेजेंट हैं। तो ग्रेविटेशनल मास जो है वो और मटेरियल की प्रेजेंस से इफेक्टेड होता है। इनर्शियल मास जो है वो अनइफेक्टेड रहता है। इनर्शियल मास पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास में कुछ और भी मासेस प्रेजेंट है या सिंपल इंडिपेंडेंटली सिर्फ वही ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ वही मास प्रेजेंट है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटेशनल मास पर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए सिर्फ एक मास है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट वही है, अगर m1 है तो सिर्फ ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर और मास भी प्रेजेंट हो गए तो इस पर लगने वाली सेम मास के लिए इस पर लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स बाकी और मासेस की प्रेजेंस से इफेक्टेड होगी, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो सेम मास will experience more or less magnitude of force if it is surrounded by certain other number of material objects. Hence gravitational mass depends on the number of material objects by which the given object is surrounded। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, इनर्शियल मास में और ग्रेविटेशनल मास में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए अबाउट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या है, हम इक्विवेलेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों कि इनर्शियल मास एक ऑब्जेक्ट का और ग्रेविटेशनल मास इक्विवेलेंट ही होते हैं। हमारा डिफाइन करने का, उनको देखने का, उनको सोचने का पर्सपेक्टिव अलग है, बट बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों सेम यूनिट में मेजर किए जाते हैं, बोथ हैव सेम यूनिट, किलोग्राम, है ना। बस अंदर इनको मेजर करने का तरीका अलग है। ग्रेविटेशनल मास को तो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं ना, हम जो मास मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से, तराजू से जो मेजर करते हैं वो ग्रेविटेशनल मास मेजर करते हैं। इनर्शियल मास मेजर किया जाता है इनर्शियल बैलेंस से, है ना। अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए, उससे आपको एक्सेलरेशन, उससे हम एक्सेलरेशन मेजर करेंगे या फोर्स मेजर करेंगे फॉर यूनिट एक्सेलरेशन, उसको हम इनर्शियल मास कहेंगे। तो दोनों को मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं।
जो तराजू है, स्प्रिंग बैलेंस हो, फिजिकल बैलेंस हो, वो मेजर करती है ग्रेविटेशनल मास को, और इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस हम स्टैब्लिश करें तो मान लीजिए हमारे पास दो मासेस हैं ना, दो मासेस हैं, एक है m, एक है m डैश। ठीक है, और दोनों के हम ग्रेविटेशन मतलब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मासेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m and m dash, ठीक है, if F force produces unit acceleration in m, then मान लीजिए m जो मास है, इसको mi लिख लीजिए, लिखो mi और इसको mi डैश। तो mi जो मास है उसमें यूनिट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, F। तो हम लिख सकते हैं mi इक्वल्स टू F। सिमिलरली अगर F डैश फोर्स वो प्रोड्यूस करती है यूनिट एक्सेलरेशन इन mi डैश, तो हम इनर्शियल मास को डिफाइन इस तरह से करते हैं, फोर्स इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। तो हम mi डैश को लिख सकते हैं f डैश, और अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो हम लिख सकते हैं f डैश अपॉन f इक्वल्स टू mi डैश अपॉन mi। लेट अस से दिस टू बी इक्वेशन 1। ठीक है, अब यही दोनों मासेस एक ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रख देते हैं हम जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वन है, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट मास पर मान लो F फोर्स लग रही है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, इतनी फोर्स लग रही है जितनी यहां पर हमने एक्सर्ट करी थी यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है वो इस ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में लग रही है इस m1 मास पर, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम F को लिख सकते हैं m1g, g को हम कह रहे हैं 1, मतलब F इक्वल्स टू 1 m1 लिख सकते हैं। और इसी तरह से F डैश को क्या लिख सकते हैं, F मतलब इसको mi लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं F डैश को mi डैश, g यहां भी 1 है, F डैश को mi डैश लिख सकते हैं। तो यहां पे भी F डैश अपॉन F कितना आ जाएगा, mi डैश अपॉन m। F डैश अपॉन F आ जाएगा mi डैश अपॉन m। ठीक है, या एक काम करिए, यहां पे इनके जो मासेस हैं उनको ग्रेविटेशनल मास मान लीजिए mg के टर्म्स में हम डिफाइन करें, है ना। mi इनर्शियल मास को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे mg मान लीजिए ग्रेविटेशनल मास। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या एस्टेब्लिश करती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या एस्टेब्लिश करती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसका इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास इक्विवेलेंट है। इसी तरह से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या है, इक्विवेलेंट है ना। देखिए बेसिकली देखा जाए तो हमारा इन दोनों मासेस को डिफाइन करने का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है। एक डिफरेंस है कि ये बाकी मासेस की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी दोनों मासेस की सिमिलर है। और देखा जाए तो हमने ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि बोथ मासेस आर इक्विवेलेंट,
ना, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि हमारा सोचने का, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा डिफाइन करने का तरीका अलग है, बट बोथ मास कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इनर्शियल मास कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू दी ग्रेविटेशनल मास। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो बस ये आप समझ गए होंगे कि बस हमारा इसको मासेस को डिफाइन करने का हमारा पर्सपेक्टिव अलग होता है सिर्फ डिफाइन करते हुए, अदरवाइज बोथ मासेस हैव सेम प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट वन डिफरेंस ना, एंड ऑल्सो बोथ आर इक्वलेंट टू ईच अदर। ठीक है, ओके।